हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम डिटरमिनेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखेंगे क्योंकि हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुका है। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आज हम देखते हैं डिटरमिनेंट क्या होता है। इसके प्रीवियस में हमने चैप्टर 3 भी कंप्लीट किया है मैट्रिक्स, उससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी का वीडियो अपलोड है, आप उसे भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके लॉकडाउन स्पेशल करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उसमें देख सकते हैं। चलिए देखते हैं डिटरमिनेंट क्या होता है। डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इक्वल टू A11 1 क्रॉस 1। दैट मीन्स आपका डिटरमिनेंट मेनली स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। मैट्रिक्स से ही डिटरमिनेंट बनता है, डिटरमिनेंट से मैट्रिक्स आप नहीं बना सकते हैं क्योंकि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है। मैं उसका भी वीडियो अपलोड कर दूंगी। वैसे मैंने जब एक्सरसाइज कंप्लीट कराई थी तो उसमें मैंने बेसिकली 1 बाय 1 थोड़ा उसको भी डिस्कस किया था। आप चैप्टर देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा विथ एग्जाम्पल। ओके, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट पहले हम देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। स्क्वायर मतलब जिसमें m इक्वल टू n हो। दैट मीन्स जैसे 3 क्रॉस 3 है तो यहाँ पे m क्रॉस n से कंपेयर करें। m क्या है? नंबर ऑफ रो। n क्या है? आपका नंबर ऑफ कॉलम। जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल हो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो उसे क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इतना क्लियर हुआ फ्रेंड्स? जैसे 1 क्रॉस 1, इसमें भी नंबर ऑफ रो 1 है, नंबर ऑफ कॉलम 1 है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऐसे आप 2 क्रॉस 2 भी लिख सकते हैं, 4 क्रॉस 4 भी लिख सकते हैं, 4 क्रॉस 4 भी लिख सकते हैं। ये क्या है? सब स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स ही हम हमेशा डिटरमिनेंट में यूज करते हैं। डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। कभी भी आपका डिटरमिनेंट इस फॉर्म में नहीं रहेगा कि 2 क्रॉस 3 के फॉर्म में है या 4 क्रॉस 3 के फॉर्म में है। डिटरमिनेंट हमेशा 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3 या 1 क्रॉस 1, 4 क्रॉस 4, मतलब हमेशा क्या होगा? स्क्वायर मैट फॉर्म में होगा। ठीक है, स्क्वायर मतलब जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो। दैट मीन्स m इक्वल टू n, वेयर m इक्वल टू नंबर ऑफ रो एंड n इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पास आप देखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है। ए इक्वल टू, ये डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आप डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आपको दिखाया गया है। जैसे देखिए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि देखिए डिटरमिनेंट को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं। डिटरमिनेंट को हम हमेशा डेल से रिप्रेजेंट करते हैं या मॉड ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं या डी ऑफ डेट ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये आपका DET लिखा हुआ है। ए की जगह में आप कुछ भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, A से Z, B, C, D जो भी लिखना हो आपको। तो हमेशा हम डिटरमिनेंट को 3 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल, मॉड ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, और मैट्रिक्स को हमेशा हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये थोड़ा डिफरेंस रहता है, मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में क्लियर किया था जब एक्सरसाइज करा रहे थे, तो वहाँ पे मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में भी डिफरेंस बताया गया था। चलिए, तो इसको हम डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं उसे भी देख लेते हैं एक बार। बहुत ही शॉर्ट में देखेंगे ताकि सारे पॉइंट्स कवर हो सके। जैसे आपका मॉड ऑफ ए निकालना है, आपको मैट्रिक्स दी है A11 A12 और यहाँ पास A21 A22। तो आप इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? आप फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे A11 A12, देन इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में साइन माइनस लगाएंगे A21 A12। ठीक है, इस तरह आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह आप हर किसी का कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। यहाँ पास आप देखेंगे जैसे 3 क्रॉस 3 की हो, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हो, उसमें कैसे डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। उसमें आप इस तरह करते हैं, जैसे आप R1 का क्रॉस कर लीजिए, आपकी R1 रो है, देन सेकंड R2 एंड देन थर्ड क्या है आपका R3। ऐसे यहाँ पे आपका C1 है, C2 एंड दिस C3। आप किसी के क्रॉस करेंगे, एक्सपांड करके आप मॉड ऑफ ए निकालेंगे या डिटरमिनेंट निकालेंगे तो आपका आंसर इक्वल आएगा। जैसे हम R1 के क्रॉस करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस टर्म A1 फर्स्ट लिखेंगे, देन ये टर्म हाइड होगी, ये टर्म हाइड होगी तो आपके पास दिस टर्म बचेगी B2 B3 एंड C2 C3 दिस टर्म। आई थिंक क्लियर है। देन बीच में साइन आपका माइनस रहेगा। R1 के क्रॉस कर रहे हैं B1 एंड B1 के क्रॉस करेंगे तो आपका ये टर्म हाइड होगी, ये टर्म हाइड होगी, तो आपके पास क्या बचे यहाँ पास A2 C2 A2 A3 एंड C2 C3 दिस टर्म। आई थिंक क्लियर है। देन थर्ड देखेंगे यहाँ पास C1 प्लस C1, यहाँ पास बीच में साइन माइनस आता है, प्लस माइनस प्लस। ये चीज़ें मैंने आपको जब एक्सरसाइज कराई थी तो
क्लियर किया था कि बीच में साइन माइनस क्यों आता है। यदि आपको डाउट है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, एक्सरसाइज देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं प्लस C3। यदि हम C1 के क्रॉस करें तो यहाँ पे आपका क्या आएगा A2 A3 और यहाँ पास आएगा आपका B2 B3 दिस टर्म। इतना क्लियर है। ऐसे हम R1 के क्रॉस करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब फिर ये इसी टर्म में बच गया है, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ये आपका बेसिकली क्या है A12 है। तो इसी तरह आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दिस टर्म माइनस दिस टर्म, दिस टर्म माइनस दिस टर्म, दिस टर्म माइनस दिस टर्म। ठीक है, ऐसे करके आप प्लस माइनस करके मॉड ऑफ ए फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 3x3 का डिटरमिनेंट में आप डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। आप यदि R1 के क्रॉस ये आया है, R2 के क्रॉस भी करेंगे तो आपकी आंसर सेम रहेगा, R3 के करेंगे तब भी सेम रहेगा, C1 C2 C3 आप किसी के क्रॉस भी करेंगे तो आपका डिटरमिनेंट सेम आएगा। यदि R1 के क्रॉस करने में सपोज इसके क्रॉस करने में आपका आंसर 20 आया है तो R2 के क्रॉस भी करेंगे तो आपका आंसर 20 आएगा, आप C2 के क्रॉस भी करेंगे तो आपका आंसर 20 आएगा। इतना क्लियर है। हम डिटरमिनेंट बेसिकली बेनिफिशियल तब होता है जब नंबर ऑफ रो में क्या हो, मेनली आपके जीरो ज़्यादा हों। जैसे R1 में यहाँ पे आपके 2 जीरो हों तो आप R1 के क्रॉस करेंगे तो आपको आंसर जल्दी मिल सकता है। जिस रो एंड कॉलम में जीरो ज़्यादा हो उस रो एंड कॉलम के क्रॉस आप एक्सपांड करके डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो आपको आंसर जल्दी मिल सकता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज दिस स्टेप। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे फर्स्ट टर्म क्या बोला गया है, मॉड ऑफ ए का डैश, डैश क्या रिप्रेजेंट करता है आपका ट्रांसपोज। जैसे आप देखेंगे ए का डैश, इसका मतलब क्या है ट्रांसपोज, और ए का डैश आप ए की पावर टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रांसपोज का मीन्स होता है आप रो को कॉलम में इंटरचेंज कर रहे हैं। किस में चेंज कर रहे हैं, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपको मैट्रिक्स डिटरमिनेंट आपको ये दिया हो A11 A12 और यहाँ पे A21 A22, तो आप इसका ट्रांसपोज निकालें, ए डैश रिप्रेजेंट करें या ए टी से। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे A11 क्या है, यहाँ पे ये रो में लिखा है, हम इसे कॉलम में लिखेंगे A11 A12 एंड दिस टर्म को भी कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, ये वाली टर्म जो ग्रीन है लाइन इसको हटा के आप ये वाली लाइन कर दीजिएगा। तो रो को कॉलम में लिखना क्या कहलाता है आपका ट्रांसपोज करना। ठीक है, यही होता है रो को कॉलम में इंटरचेंज करना। देन आपकी प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा था जब 4.3 शायद एक्सरसाइज कराई थी जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी, इसमें आपको बताया गया था कि इफ़ वी इंटरचेंज एनी टू रो या कॉलम देन साइन डिटरमिनेंट ऑफ चेंज। फॉर एग्जांपल जैसे आपको यहाँ पे मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट दिया हो, अभी हम डिटरमिनेंट की बात करें तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, ये हमने पहले भी पढ़ा था। जैसे आपको डिटरमिनेंट के दिया हो ए इक्वल टू क्या दिया हो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। यदि आप इसका इंटरचेंज करें, इंटरचेंज करने में डिटरमिनेंट को हमने del 1 से रिप्रेजेंट किया है तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे हम क्या करें, यहाँ पे R1 को R3 में इंटरचेंज करें, इंटरचेंज करने का साइन क्या होता है R3, बीच में दोनों साइड एरो होते हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है R1 R3 में इंटरचेंज हो रहा है। मीन्स R1 के जो एलिमेंट है आप उसे R3 में लिखेंगे और जो R3 के एलिमेंट है आप उसे R1 में लिखेंगे। इतना क्लियर हुआ। और जैसे कि अभी बहुत सारे साइन आएंगे बीच बीच में हम बताते जाएंगे आपको, तो चलिए यहाँ पास देखते हैं। डेल इक्वल टू आपका फिर से लिख देती हूँ A11 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। यदि हम क्या करें R1 इंटरचेंज R2 करें तो यहाँ पास आपका del 1 इक्वल टू आएगा
R1 R2 में इंटरचेंज कर रहे हैं, मतलब R1 टर्म आपकी क्या है, ये टर्म है, R2 ये है, इसको इंटरचेंज कर रहे हैं। तो R3 में हम कुछ नहीं कर रहे, तो R3 पहले हम एज इट इज़ लिखेंगे। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि जैसे जैसा बोला गया वैसे फॉलो कीजिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इंटरचेंज करना है। R1 का टर्म किस में लिखना है, R2 में, R2 का टर्म किस में लिखना है, R1 में। तो B1 B2 B3 A1 A2 A3। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो R1 है वो हमने, ये आपका R1 है, इसको हमने R2 में लिख दिया है, जो आपका R2 है उसे हमने R1 में लिख दिया है, इंटरचेंज कर दिया है। ठीक है, यही होता है इंटरचेंज। यदि इस केस में इंटरचेंज करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, साइन चेंज हो जाएगा। इसमें डेल इक्वल टू डेल 1 जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा। ठीक है, मतलब जो डेल की वैल्यू यदि 20 आती है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -20 आएगी। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। आपकी प्रॉपर्टीज ये बोली गई थी। देन यहाँ पे आपका सेकंड बोला गया है, इफ एनी टू रो एंड कॉलम आर आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। ये सब हमने प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया था। इसमें बोला गया एनी टू रो या एनी टू कॉलम आर आइडेंटिकल या प्रोपोर्शनल देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका डेल इक्वल टू क्या हो, A11 A22 A3, यहाँ पास आपका B1 B2 B3, यहाँ पास हो आपका KA1 KA2 KA3। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपकी C1 कॉलम है और ये आपका C3 कॉलम, ये क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। जैसे देखिए आप C1 A1 प्रोपोर्शनल किसकी है, A1 की। जब आप A1 प्रोपोर्शनल टू A1 करते हैं तो जब आप प्रोपोर्शनल का साइन हटा देते हैं कांस्टेंट आता है। फॉर एग्जांपल हम कांस्टेंट K ले रहे हैं तो ये A1 हो जाएगा। तो मतलब ये टर्म क्या है, इसके प्रोपोर्शनल है। ठीक है, या आइडेंटिकल भी कह सकते हैं, A1 प्रोपोर्शनल हो या सेम हो, A1 A2 A3 A1 A2 A3, के क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है, दोनों प्रोपोर्शनल है। तो आप इस केस में लिख सकते हैं डेल इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप रीजन देंगे R1 इक्वल टू R3, सॉरी कॉलम वाइज सेम है तो C1 इक्वल टू C3। इसका एलिमेंट सेम है या ये दोनों एलिमेंट क्या है, C1 C3 क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट आपका 0 आएगा। ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज होती है। एनी टू रो या एनी टू कॉलम के एलिमेंट सेम हो या एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो तो उस डिटरमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। ये हमने प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया था, आप एक्सरसाइज देख सकते हैं मेरी 4.3 में शायद था। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में। हमसे क्या बोला गया है, if we multiply each element or row, if we multiply each element or row or column of a determinant by constant k, then value of determinant is multiplied by k। देखिए इसमें दो चीज़ें होती हैं। यदि आप डेल का मल्टीप्लाई किसी डिटरमिनेंट में करते तो उसके ईच एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। यदि आपसे स्पेशली बोला जाए कि आप किसी रो में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे KR1, इसका साइन कुछ इस तरह होता है। यदि हम R1 में किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, KR1, मतलब K का मल्टीप्लाई R1 रो में कर रहे हैं। तो जब हम किसी स्पेशली बात करें कि R1 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मतलब सिर्फ आप R1 में ही करेंगे। यदि आपसे बोला गया कि आप मल्टीप्लाई करें ईच एलिमेंट में, डेल का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 डेल, मतलब उस डेल में 2 का मल्टीप्लाई करें तो ईच टर्म में मल्टीप्लाई होगा। जैसे हम मैट्रिक्स में किसी भी टर्म का मल्टीप्लाई कर देते तो ईच टर्म में होता था, लेकिन डिटरमिनेंट में यदि हम स्पेशली बोल रहे हैं कि R1 रो में हम 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, C1 कॉलम में हम 1/5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो उसी कॉलम और रो में होगा। यदि बोला गया है कि अभी हम नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे तो उसी टाइप का ही एक प्रॉपर्टीज बताई गई है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। चलिए तो यहाँ पास आपसे बोला गया है कि इफ वी मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट मतलब प्रत्येक एलिमेंट में, रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट बाय कांस्टेंट k, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय k। यदि आप फॉर एग्जांपल, यदि हम एग्जांपल के थ्रू इसे समझे, यदि आपका डेल इक्वल टू यहाँ पे दिया हो
यहाँ पे डेल इक्वल टू क्या दिया, A1 A2 A3 A4। चलिए कुछ इस तरह का एग्जाम्पल दिया है। यदि हम इसमें k का मल्टीप्लाई करते हैं तो k का मल्टीप्लाई इस एलिमेंट में होगा। यहाँ पास आप डायरेक्ट लिख सकते हैं KA1 KA3 KA2 KA4। तो आप इसे डायरेक्ट क्या लिखेंगे, डेल इक्वल टू यहाँ पे क्या है आपका k डेल, मतलब आप डेल में k का मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस टर्म में, तो उसके जो डिटरमिनेंट होता है उसमें भी k का मल्टीप्लाई होगा। यदि आप k कॉमन लेंगे तो कुछ इस तरह का लिखेगा यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम क्लियर करेंगे कि ईच एलिमेंट और रो एंड कॉलम में क्या डिफरेंस होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपसे बोला गया है if we multiply this point multiplying a determinant by k means multiply element of only one row and column। यदि हम किसी रो एंड कॉलम में मल्टीप्लाई कर दें तो उसी रो एंड कॉलम में होगा। जैसे हम यहाँ एग्जांपल के थ्रू समझे इसे, जैसे डेल इक्वल टू हमें यहाँ पे दिया हुआ है A1 A2 B1 B2। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं R1 का मल्टीप्लाई किस में कर रहे हैं, 2R1। मतलब हम R1 में क्या कर रहे हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम रो में बोल रहे हैं तो हम सिर्फ रो में मल्टीप्लाई करेंगे। किस में मल्टीप्लाई करेंगे, R1 रो में। ये आपकी R2 रो है। तो 2A1 2B1 और सेकेंड रो में हम कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसमें स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे कि हम R1 में क्या कर रहे हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हम R2 में कुछ नहीं करें। जब हम बेसिकली किसी में बोलते हैं कि रो और कॉलम में हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करें तो हम उसी रो एंड कॉलम में मल्टीप्लाई प्लस माइनस जो भी ऑपरेशन लिखा है वो परफॉर्म करते हैं। जब हम बोलते हैं कि किसी डिटरमिनेंट में हम मल्टीप्लाई करें तो उसके ईच टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर होगा। आप मेरी एक्सरसाइज देख सकते हो, उसमें मैंने प्रॉपर्टीज बेस क्वेश्चन भी कराए हुए हैं। इसी बेस में आपकी पूरी एक्सरसाइज है 4.3 आई थिंक, ठीक है। आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आपकी क्या कहती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमारी ये है, मल्टीप्लाई ये वाली कंप्लीट हो गई, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं A इक्वल टू AIJ 3×3 देन KA इक्वल टू K³ A मॉड ऑफ। यहाँ पास आप देख सकते हैं, यदि हम देखें किसी मैट्रिक्स में आप क्या कर रहे हैं, ये मैट्रिक्स आपकी AIJ 3×3 की है। यदि हम इसमें K का मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पास भी इसका मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कुछ इस तरह का हो जाएगा। यहाँ पास आप देख सकते हैं, यदि किसी मैट्रिक्स में आप K का मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाता है, K³ मॉड ऑफ A। ये हमने देखा हुआ था। एक्चुअली ये फॉर्मूला आता है इस तरह का कुछ आता है, K⁻n−1 मॉड ऑफ A। इसके फॉर्मूले के बेस में क्वेश्चन भी था एक्सरसाइज में, मैं आपको बता देती हूँ। जैसा कि आपसे बोला गया है, कोई डिटरमिनेंट है या मैट्रिक्स है आपकी, जैसे आपकी मैट्रिक्स क्या है AIJ 2×2 की है फॉर एग्जांपल, तो आपका पूछा जाएगा कि मॉड ऑफ A किसके इक्वल आएगा। 2-3 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला बनता है। यदि आप इसमें K का मल्टीप्लाई करें तो आपका यहाँ पे किसके इक्वल आएगा, ऑप्शन कुछ दिए रहेंगे। तो इसमें आपका एक फॉर्मूला होता है n-1 मॉड ऑफ A। n इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। 2×2 की है तो 2-1 क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ A। मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट
के मॉड ऑफ ए। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, जो भी ऑप्शन दिया रहेगा ए बी में। ऐसे आप नेक्स्ट भी देख सकते हैं, यदि आपकी मैट्रिक्स AIJ 3x3 की है तो आपसे पूछा गया है के मॉड ऑफ ए क्या होगा इस केस में, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे के मॉड ऑफ ए, या के मॉड ऑफ ए वही चीज़ है के n-1 मॉड ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 3 है, क्योंकि डिटरमिनेंट में तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स है तो 3 नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या है आपका 3। कुछ नहीं, आप फॉर्मूले में रख दीजिए 3-1 मॉड ऑफ ए, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा आपके पास के स्क्वायर मॉड ऑफ ए। इतना क्लियर हुआ, यही चीज़ लिखी हुई थी उस पॉइंट में। ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं, आप जब एक्सरसाइज देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ एलिमेंट ऑफ अ रो or column in determinant can be expressed as the sum of 2 and more element, then the given determinant can be expressed the sum of 2 or more determinant. That means यदि आप किसी रो एंड कॉलम को प्लस करके उसका सम करके उसे एक डिटरमिनेंट में लिखें तो उसे आप दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका डिटरमिनेंट ए इक्वल टू यहाँ पे दिया हो, ए इक्वल टू आपको क्या दिया डिटरमिनेंट, कुछ इस तरह दिया हुआ है ए प्लस लैम्डा 1, ए प्लस लैम्डा 2, ए प्लस लैम्डा 3। ठीक है, ऐसे यहाँ पे दिया B1, B2, B3, ये आपका A1 है, A2 और ये आपका क्या है A3 है। ऐसे यहाँ पास क्या दिया है B1, B2, B3, C1, C2, C3। तो आप इसे दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले तो आप ए का मैट्रिक्स बनाइए, A11, A1, B1, C1, A2, B2, C2। यहाँ पास आएगा आपके पास A3, B3, C3। देन नेक्स्ट प्लस में आप लैम्डा की वैल्यू रखिएगा, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, और यहाँ पास वही टर्म आएगी B1, B2, B3। आप लिख लीजिएगा एक तरफ कॉपी में C1, C2, C3। आई थिंक वॉइस क्लियर है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यही टर्म एज इट इज लिखी हुई है, बस ऊपर का R1 और R2 में डिफरेंस है। यदि आप इसको प्लस करेंगे तो इसी फॉर्म में आ जाएगा। यही बोला गया कि किसी एनी 2 रो एंड एनी 2 कॉलम को आप सम करके प्रोडक्ट के फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, और इसको आप इन दो टुकड़ों में डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। दोनों चीज़ क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी यही चीज़ आएगी। ठीक है, आई थिंक क्लियर है ये पॉइंट। चलिए, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। अब आप यहाँ देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इसमें आपसे बोला गया है इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट देन द इक्यू मल्टीप्लाइड the corresponding each element other row and column are added, then the value of determinant remains same। ठीक है, मतलब क्या किया गया, यदि 2 रो एंड 2 कॉलम में आप क्या करें, सेम एलिमेंट का क्या करें, ऐड करें, तो आपका डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, इसे हमने देखा था प्रॉपर्टीज में। चलिए हम देखते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम डेल इक्वल टू यहाँ पे लें, यदि हम डेल इक्वल टू क्या ले लें, यहाँ पे A1, A2, A3, और यहाँ पास लें आपका B1, B2, B3, C1, C2, C3, और आपका डेल 1 एक, यदि हम उसमें क्या करें, सम करें, जैसा कि बोला गया है एनी 2 रो एंड सम कॉलम का आप किसी का मल्टीप्लाई करके। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे क्या करें, हम यहाँ पे ऑपरेशन भी लिख देते हैं क्या परफॉर्म कर रहे हैं।
यदि हम R1 में क्या करें, R1 प्लस के R3, चलिए यहाँ पे लिखने के लिए थोड़ा सा जगह नहीं है, चलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट में लिख देती हूँ। यहाँ पास आपका क्या था, यहाँ पे B1, यहाँ पास क्या है C1, ठीक है। तो हम यहाँ पास क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, यदि हम R1 में क्या करें, R1 प्लस K का मल्टीप्लाई करके R3 से ऐड करें, ठीक है। या आप इसमें भी ऐसे भी कर सकते हैं, R1 में क्या करें आप, के R3 करें, मतलब K का मल्टीप्लाई करके आप इससे ऐड करें। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास नेक्स्ट क्या बनेगा, यहाँ पे डेल इक्वल टू, मतलब हम R2 और R3 में कुछ नहीं कर रहे हैं तो हम R2 R3 एज इट इज लिखेंगे। R2 R3 क्या, B1 B2 B3 C1 C2 C3, B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब हम R1 में क्या कर रहे हैं, R1 प्लस R3, R1 हमारी टर्म क्या है, A1 A2 A3, फिर इसके बाद क्या लगा आपके पास प्लस, आप प्लस लगाइए, इसके बाद लगा है K, R3 में मल्टीप्लाई कीजिए, K का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो K C1 K C2 एंड K C3, ऐसा कुछ आएगा। तो आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप इसे इस फॉर्म में जैसे हमने प्रीवियस मैट्रिक्स देखी थी, तो यहाँ पास आप क्या लिखेंगे, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, देन यहाँ पे नेक्स्ट प्लस, आप नेक्स्ट क्या लिखेंगे, K, आप उसका मल्टीप्लाई किए थे, K C1 K C2 K C3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एक इस मैट्रिक्स को लिखिए दिस, एंड आप नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, K C1 के फॉर्म में, जैसे हमने उसमें λ1 λ2 λ3 करके एक फॉर्म में लिखा था, तो आप इसे दो फॉर्म में लिख सकते हैं। यदि आप इसे सॉल्व करें तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि रिमेन सेम आएगी इक्विपलेट करने पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो R1 रो है ना, R3 कॉलम है, क्या एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। यहाँ पास देखिए आप C1 C2 C3 दिया है, यहाँ पास भी C1 C2 C3 दिया, तो आप कह सकते हैं R1 इक्वल टू R3, मतलब आपकी जो R1 टर्म है वो R3 के इक्वल है। और जिस टर्म में हमने जिस डिटरमिनेंट में एनी टू रो यानी टू कॉलम में आपके एलिमेंट सेम आती है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल आते हैं, K तो कांस्टेंट है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल आते हैं, तो उस डिटरमिनेंट का आंसर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। और ये आपके मैट्रिक्स रिमेन सेम हो जाएगी। तो इस डिटरमिनेंट को हमने क्या माना था, डेल माना था, तो हम इसकी जगह में डेल लिखेंगे, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 में इसकी जगह में हम क्या लिखेंगे, डेल। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं ये आपका डेल आ गया, और दिस टर्म ये प्लस, ये क्या हो गया आपका 0। तो आप यहाँ पास आपका आंसर क्या बचा, डेल इक्वल टू डेल। कहने का मीन्स ये है कि आप एनी टू रो में या एनी टू कॉलम में आप इक्विवेलेंट, मतलब एक ही किसी कॉलम का मल्टीप्लाई करें, तो आपको देन उस वैल्यू में ऐड करें, उसको दो टुकड़ों में डिवाइड करके उसको ऐड करें, तो जो सेकंड मैट्रिक्स होती है उसके एलिमेंट सेम आ जाते हैं, जिसके कारण वो 0 हो जाता है, और जो फर्स्ट डिटरमिनेंट है उसका वो रिमेन सेम हो जाता है। तो आपका लास्ट में आंसर क्या होता है, डिटरमिनेंट जो आपका प्रीवियस था वही आपके आंसर में जाता है, ठीक है। यही लिखा हुआ है आपके मैट्रिक्स में। तो यहाँ पास आपकी डिटरमिनेंट क्या आ गया, रिमेन सेम आ गया। आई थिंक पॉइंट क्लियर है। आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, एक्सरसाइज देख सकते हैं, 4.3 शायद एक्सरसाइज में कराया गया था, 4.2 एक्सरसाइज में है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज बेस एक आपका एक्सरसाइज ही है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में एरिया ऑफ ट्रायंगल से, जिसके वर्टेक्स क्या दिए, x1 y1 x2 y3 x3 y3 ये दिया हुआ है। तो आप डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करें, डेल इक्वल टू 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड 1 1। आप इसे ऐसे भी रिमेंबर कर सकते हैं, और इसका एक फॉर्मूला भी है, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे इसके दो तरीके हैं ट्रायंगल के फॉर्मूले। जैसे डेल इक्वल टू आपका क्या हो, 3 वर्टेक्स है, तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x1
y1 माइनस y2। आप इस फॉर्म में भी इसे डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। x1 x2 की वैल्यू दी रहती है आपको। और एक सेकंड फॉर्मूला क्या है डिटरमिनेंट उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने का, x1 x2 x3 y1 y2 y3, इसके दो फॉर्मूले हैं। आप किसी से भी डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को यदि आपको याद करना है तो एक तरीका भी है। जैसे देखिए यहाँ पे x1 1 के बाद क्या आ रहा है 2 2 3, ठीक है। अब x2 लेंगे, 2 के बाद क्या आएगा आपके पास 3, अब 1 के बाद क्या आएगा 1, ठीक है। 1 के बाद यहाँ पास 3 आएगा, y3 माइनस y1 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। 3 माइनस 1 1 माइनस 2, y2 माइनस y3 y3 माइनस y1। यहाँ पास आपके पास x3 है, एक मिनट, ये आपका x1 है, ये आपका x3 रहेगा। तो x3 के बाद क्या आएगा आपके पास 1, तो y1 माइनस y2। आप इस तरह भी इसे रिमेंबर कर सकते हैं। 1 के बाद आपका 2 आएगा, 2 के बाद आपका 3 आएगा, 3 के बाद आपका 1 आएगा। तो इस फॉर्म में भी आप इसे रिमेंबर कर सकते हैं। दो फॉर्मूले एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के। चलिए इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अब माइनर कैसे निकालते हैं? जब भी आप इन्वर्स निकालेंगे, इन्वर्स निकालने के आपके पास 3 थिंग्स आपसे बननी चाहिए। माइनर निकालना, कोफैक्टर निकालना, एडजॉइंट निकालना। आप इन 3 बेस में ही आप एडजॉइंट या ए इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो माइनर आप कैसे निकालते हैं? माइनर मैंने आपको बताया था निकालना। माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij of determinant of matrix A is determined obtained by deleting ith row and jth column denoted by mij। जैसे हम फॉर एग्जांपल के थ्रू समझे यहाँ पे, जैसे आपका a इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1 2 3 4, आपको इसका माइनर निकालना है। आप इसको इस फॉर्म से भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे आपको डेल इक्वल टू क्या होता है आपका यहाँ पे a11 a12 a21 a22, ठीक है। जैसे हमको a11 चाहिए तो हम क्या करेंगे, जैसे mij से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हमें क्या निकालना है m11 निकालना है, तो m11 मतलब फर्स्ट रो, 1 का मतलब क्या है फर्स्ट रो, एंड इसका मतलब क्या है फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के पास जो बचेगा आपके पास वही आपका माइनर, तो ये आपका a22 आ गया। यहाँ पास आप देखेंगे a11 चाहिए तो आपको a11 कहाँ पे है, यहाँ पे है। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट आपके पास बचा वो क्या है आपका m11। इसी तरह आप अदर एलिमेंट भी निकाल सकते हैं, m22 m23, ठीक है। मैंने आपको क्वेश्चन में बताया हुआ था, आप देख सकते हैं मेरी एक्सरसाइज, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में। अब हम कोफैक्टर निकालना देखेंगे जल्द से, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा तो लेंथी दिखेगा आपको। कोफैक्टर ऑफ aij जो कोफैक्टर होता है वो माइनर पे डिपेंड करता है। तो माइनर कैसे निकालते हैं आपने देख लिया। माइनर में आप -1 की पावर i प्लस j का मल्टीप्लाई कर दे तो आप कोफैक्टर निकाल सकते हैं। माइनर को आप mij से रिप्रेजेंट करते हैं और कोफैक्टर को आप aij से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझे यहाँ पे, जैसे आपका यहाँ पे डिटरमिनेंट दिया हो 1 2 3 4, ठीक है। यदि आप इसका माइनर निकालें m11 क्या होगा आपका यहाँ पास फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के पास जो एलिमेंट बचा 4, ठीक है। ऐसे m22 मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करने के पास जो बचा आपके पास 1 बचा। ऐसे आप निकाल सकते हैं m12 क्या होगा फर्स्ट रो एंड ये क्या है 2 मतलब सेकंड कॉलम डिलीट करने के पास क्या बचा आपके पास 2। ऐसे आप ये निकाल सकते हैं। अब क्या बची m12 21 बचा। 21 मतलब सेकंड रो को डिलीट करने के बाद और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद आपके पास क्या बचा 3। m22 आपका क्या निकला था सेकंड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करने के बाद 1, ठीक है। ये अब क्या आ गया आपके पास माइनर। आप कोफैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं aij से। इसे आप किस फॉर्म में लिखते हैं, जैसे आपका एलिमेंट क्या हो a11 a12 a21 a22 ट्रांसपोज फॉर्म में लिखते हैं। आपका डिटरमिनेंट वैसे किस फॉर्म में रहता है यहाँ पे a11
A12 A21 A22 इस फॉर्म में रहता है। लेकिन ये जो चीज़ आपके रो में लिखी हुई है उसे हम किस में लिखे हैं, कॉलम में लिखे हुए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये आपका रो में लिखा हुआ है, हमने इसके कोफैक्टर कॉलम में लिखा हुआ है। ये आपका रो में लिखा है, इसके कोफैक्टर हमने कॉलम में लिखा है। इस फॉर्म में हम कोफैक्टर निकालते हैं। जैसे A11 की वैल्यू निकालना हो तो A11 इक्वल टू क्या होगा, जैसे आपके IJ का फॉर्मूला क्या होता है, -1 की पावर I प्लस J MIJ। जैसे हमें A11 की वैल्यू निकालना हो तो -1 की पावर I मतलब क्या है 1, J मतलब क्या है 1, 1 + 1 M11 की जो वैल्यू आई है पुट कर दीजिए। इसकी पावर यदि इवन आती है तो +1 होता है, यदि -1 की पावर 3 ऑड आती है तो माइनस होता है। तो यहाँ पे प्लस साइन होगा क्योंकि -1 की पावर क्या है, इवन है। M11 की जो वैल्यू आई हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं M11 की क्या आई है, 4 आया है। तो यहाँ पास आप 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास A1 क्या आ गया, 4 आ गया। ऐसे आप अदर एलिमेंट भी निकाल लेंगे और सबकी वैल्यू इस डिटरमिनेंट में रख देंगे A12 A21 A22 की, तो आपके पास कोफैक्टर निकल आएगा। ऐसे आप 3x3 में भी कर सकते हैं। मैंने एक्सरसाइज में कराया हुआ है, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे इसलिए हम शॉर्ट में देखेंगे इसे। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। यहाँ पास आप देखेंगे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट of matrix A is obtained by sum of product element of a row with corresponding cofactor। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपसे क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में आपसे बोला जाता है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, सेकंड रो के अकॉर्डिंग आप कोफैक्टर निकाल के आप डिटरमिनेंट फाइंड आउट कीजिए, थर्ड रो के अकॉर्डिंग बताइए, सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग बताइए। उस टाइप के क्वेश्चन आपके 4.4 एक्सरसाइज में कराए गए हैं। तो उसका डिटरमिनेंट किस तरह फाइंड आउट करते हैं, इस तरह फाइंड आउट करते हैं। मॉड ऑफ A इक्वल टू A11 इसको आप किस तरह लिखते हैं मैं एक बार और बता देती हूँ। जैसे देखिए, जैसे आपको डिटरमिनेंट दिया हो यहाँ पे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो आपका इसका क्या निकालना है, मॉड ऑफ A। ठीक है, जैसे आप R1 के क्रॉस लेंगे, R1 के क्रॉस लेंगे तो यहाँ पास क्या आएगा, A11 कैपिटल A11 क्या है, एलिमेंट है, और A कैपिटल A11 क्या है, आपका कोफैक्टर है। देन नेक्स्ट क्या जाएगा, R1 के क्रॉस, R1 क्या है आपकी ये टर्म है, A12 जो चीज़ 1 है वही यहाँ पे 1 होगी, जो 1 है तो यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, तभी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड केस भी मैं बताऊंगी, A13 ये R1 के क्रॉस हो गया। ऐसे R2 के क्रॉस बोले तो आप A21 A22 A23 लिख सकते हैं, और उसी फॉर्म में आप A का भी फॉर्म लिख सकते हैं। ऐसे आप C1 के क्रॉस भी लिख सकते हैं, C2 के क्रॉस भी लिख सकते हैं। जैसा कि आपकी 4.4 एक्सरसाइज में क्वेश्चन था यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो, सेकंड रो के अकॉर्डिंग बोला गया तो सेकंड रो के अकॉर्डिंग आप ये लिखेंगे A21 A22 A कैपिटल A22 A23 कैपिटल A23 ऐसे लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप ऐसा लिखे, फॉर एग्जांपल A11 कैपिटल A22 A23 A31 A12 A21, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं 1 यहाँ पे 2 ये क्या है, अलग अलग है। ये भी 2 3 है, यहाँ पे 3 1 है, यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 2 1 है। तो इस केस में आप यदि इसका मॉड डिटरमिनेंट निकालेंगे तो आपका हमेशा 0 आएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, मेन पॉइंट है, आपको हमेशा इस फॉर्म में निकालना, तभी आपका डिटरमिनेंट निकल सकता है। ठीक है, चलिए यदि किसी एलिमेंट के क्रॉस बोला तो जैसे आपसे बोला गया कि A23 के क्रॉस बताइए, तो A23 के क्रॉस आप कोफैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये आपका क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा A स्क्वायर मैट्रिक्स A हैज अ इनवर्स इफ ओनली इफ A इज द नॉन सिंगुलर। जब आपका डिटरमिनेंट क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 आए, तभी आप A इनवर्स निकालेंगे। नॉट इक्वल टू का मतलब होता है ये नॉन सिंगुलर है। मॉड ऑफ A इक्वल टू 0 आए तो ये क्या होता है, सिंगुलर। सिंगुलर में आप A इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि वहाँ पे A इनवर्स एग्जिट नहीं करेगा। मॉड ऑफ A इक्वल टू
इज नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आना चाहिए 2 3 4 समथिंग न्यू, मतलब 0 को छोड़ के। ठीक है, तो आपकी कुछ वैल्यू आनी चाहिए तभी आप ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। जब ए मॉड ऑफ ए इक्वल टू 0 आ जाएगा तो आप ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि नीचे आपको फॉर्मूले मॉड ऑफ दिया रहता है, यहाँ पे 0 लिखेंगे आप मॉड ऑफ ए की वैल्यू, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। 1/0 इन्फिनिटी होता है, तो आप ए इनवर्स फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आई थिंक आपको। ठीक है, चलिए बहुत बेसिक चीज़ें थी। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसका मेन फॉर्मूला क्या होता है। मॉड ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 1/mod ऑफ ए एडजॉइंट ए। मॉड ऑफ ए तो आप निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियस बता दिया है। अब जैसे आपकी ये इक्वेशन दी हो, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या हो 1 हो। जैसे एक्स की पावर क्या है 1, वाई की पावर क्या है 1, जेड की पावर क्या है 1। एक्स स्क्वायर के फॉर्म में तो कोई इक्वेशन नहीं दी है ना, तो मतलब जो एक्स वाई जेड के फॉर्म में दी हो और जिसमें एक्स वाई जेड की मैक्सिमम पावर 1 हो उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लीनियर इक्वेशन को आप ए इनवर्स कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे वो देखेंगे, शॉर्ट में देखेंगे। तो हम इसका मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशन क्या लिखते हैं, ए एक्स इक्वल टू बी। ए क्या है मैट्रिक्स आपका, जो एक्स वाई जेड का मल्टीपल है। जैसे ए मैट्रिक्स लिखेंगे, यदि हम इससे कंपेयर करें तो A11 B1 C1, A1 B1 C1, और यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में एक्स वाई जेड का जो भी मल्टीपल है A2 B2 C2 दिस टर्म, A3 B3 C3 दिस टर्म। ठीक है, आप ऐसे एक्स का ए का डिटरमिनेंट मैट्रिक्स लिख सकते हैं। ऐसे आप बी का एक्स का लिखेंगे एक्स वाई जेड। यदि यहाँ पे एक्स और वाई की इक्वेशन होती तो आप एक्स वाई बस लिखते, लेकिन यहाँ पे एक्स भी है वाई भी है जेड भी है, तो आप तीनों टर्म लिखेंगे। ठीक है, अब बी जो होता है आपका दिस टर्म होता है, बी को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि हम इसका इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें भी 2 केस रहेंगे। चलिए इतना कंपेयर करके आप तो लिख सकते हैं, क्वेश्चन बहुत आते हैं इस टाइप से। इसमें 2 इक्वेशन है। यूनिक सॉल्यूशन फॉर ए एक्स इक्वल टू बी इज गिवन एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। यदि आपका डिटरमिनेंट क्या हो नॉन सिंगुलर हो, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आती तभी आप ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। ए इनवर्स जब फाइंड आउट करेंगे तो आप क्या निकालेंगे, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, मतलब जो भी आपको डिटरमिनेंट दिया हो। यदि आप ए मॉड ऑफ ए की वैल्यू क्या आ रही है नॉट इक्वल टू 0, फॉर एग्जाम्पल मॉड ऑफ ए इक्वल टू 4 आ रहा है। ठीक है, तभी आप ए इनवर्स निकाल सकते हो। तो आप ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, 1/mod ऑफ ए एडजॉइंट ए। ठीक है, जब आप इसको निकाल लेंगे तो आपकी इक्वेशन क्या होती है, ए इनवर्स बी। तो आप ए इनवर्स की मैट्रिक्स रखेंगे और जो बी का मैट्रिक्स उसे रखेंगे और दोनों को सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे एक्स वाई जो भी टर्म है, जैसे आपके यहाँ पे आई एक्स वाई, इस 2 टर्म को यदि आपको मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आता है आपके पास, यदि आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद सपोज करिए 1 2 आता है, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा 1, वाई इक्वल टू 2 आएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 2। ठीक है, ये किस केस में होगा, जब मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 आता है। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आती है। चलिए ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारे यहाँ पास, आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा केस क्या है, ये यूनिक सॉल्यूशन के लिए। यूनिक सॉल्यूशन तभी निकलेगा जब आप मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब सेकंड केस है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कौन सा सिस्टम होगा कौन सा सिस्टम नहीं होगा। तो उसके लिए भी 2 कंडीशन है। देखिए, एनी सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट अकॉर्डिंग टू इट्स सॉल्यूशन और नॉट, मतलब उसके सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है। जब हम मॉड ऑफ ए इक्वल टू 0 निकालेंगे उसका आप ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो सिस्टम कंसिस्टेंट है। और जब मॉड ऑफ ए इक्वल टू यदि 0 आ जाता है तो आप ए इनवर्स नहीं निकाल सकते, तो वो सिस्टम क्या है, इनकंसिस्टेंट है। आप इनकंसिस्टेंट यदि इन केस आता है तो आपको 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। यदि ए इनवर्स निकाल सकते तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देन ए इनवर्स एग्जिट करेगा, तो आप क्या निकालेंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे, वो सिस्टम कंसिस्टेंट रहेगा और देन आपका यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। यदि मॉड ऑफ ए की वैल्यू आपकी 0 आती है तो उस केस में आपको सिस्टम इनकंसिस्टेंट रहेगा और आपको 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल एडजॉइंट ए डॉट बी इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब आप एडजॉइंट ए निकाल के बी से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि इसकी वैल्यू 0 नहीं आती, कुछ ना कुछ वैल्यू आती है, तो सिस्टम क्या रहेगा, नो सॉल्यूशन। अक्सर यही आता है कि इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू हो जाती है 2 3 4 जो भी समथिंग न्यू कुछ वैल्यू हो जाती है, तो आपको वहाँ पे नो सॉल्यूशन रहेगा इनकंसिस्टेंट में। और यदि इन केस ये आपके पास
एडजॉइंट बी इक्वल टू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो उस केस में आपका सिस्टम इनकंसिस्टेंट भी रहेगा, मे बी इनकंसिस्टेंट, मे बी कंसिस्टेंट रहेगा, और वहाँ पे आपके मेन्यू सॉल्यूशन रहेंगे। आपको आई थिंक 2-3 केस क्लियर रहेंगे। आपको मेनली डिपेंड है कि नॉन सिंगुलर होना चाहिए, तो ए इनवर्स निकलेगा, ए इनवर्स होगा तो आपका कंसिस्टेंट सिस्टम रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, और यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। एंड सेकंड केस आपके पास ए इनवर्स, यदि मॉड ऑफ ए की वैल्यू 0 आती है, दैट मीन्स ये सिंगुलर है। सिंगुलर होगा तो आप मॉड ऑफ ए इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे, ए इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे तो आपके पास इनकंसिस्टेंट रहेगा। इनकंसिस्टेंट रहेगा तो आपको 2 चीज़ें निकालनी है। यदि मॉड ऑफ ए एडजॉइंट ए बी इज नॉट इक्वल टू 0 आता है तो आपके पास नो सॉल्यूशन है। यदि ये 0 इक्वल आ जाता है, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास 0 आ जाता है, तो मे बी सिस्टम इनकंसिस्टेंट रहेगा या इनकंसिस्टेंट रहेगा, और वहाँ पे आपके पास मेन्यू सॉल्यूशन रहेंगे। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर है। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।